सिर्फ पैदा नहीं हुए अडवाणी जी पाकिस्तान में, अडवाणी जी की बीए तक की शिक्षा पाकिस्तान की है। बीए पास करने के बाद आदमी को होश आ जाता है, सोच समझ हो जाती है। बीए पास करने के बाद अडवाणी जी के मन में इच्छा हुई कि हम हिंदू समाज की सेवा करें। मगर ये आप हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में 3% हिंदू समाज के लोग हैं। अगर सचमुच अडवाणी जी को हिंदू समाज की सेवा करनी थी तो अपने घर के दुखी हिंदुओं की सेवा कर दे। यह है शकील अहमद का वो बयान जिस पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के हिंदुस्तान में होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। राजस्थान के सीकर में एक किसान सम्मेलन में शकील अहमद ने यहाँ तक कह दिया कि आडवाणी हिंदुस्तान में सेवा के लिए नहीं बल्कि मेवा खाने के लिए आए हैं। मगर वहाँ सेवा के बदले मेवा नहीं मिलता। MP, MLA, मंत्री और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो गए होते तो हिंदुस्तान चले जाए अडवाणी जी, जहाँ हिंदू धनवान है, जहाँ हिंदू बलवान है, जहाँ हिंदू सामर्थ्यवान है। अडवाणी जी हिंदू समाज की सेवा करने नहीं, अपनी सेवा करने भारत आए हैं, अपनी सेवा करने। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि शकील अहमद का बयान सिर्फ आडवाणी ही नहीं बल्कि विभाजन के वक्त भारत आए लोगों का अपमान है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो बहुत ही घटिया और स्तरहीन है और उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। हम सोनिया गांधी जी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह से जानना चाहेंगे, क्योंकि शकील अहमद खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो क्या यह कांग्रेस की अधिकृत लाइन है? लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान में जो बसे थे, हिंदू थे, वो उजड़कर भारत आए और अपनी मेहनत, लगन, संकल्प से उन्होंने देश को मजबूत किया। क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? शकील अहमद ने आडवाणी के पाकिस्तान पर आने को लेकर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले नेताओं का इतिहास सामने रख दिया। बीजेपी ने मनमोहन सिंह का नाम लेकर शकील के हमलों का जवाब दिया। मगर वहाँ सेवा के बदले मेवा नहीं मिलता। MP, MLA, मंत्री और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो गए होते तो हिंदुस्तान चले जाए अडवाणी जी, जहाँ हिंदू धनवान है, जहाँ हिंदू बलवान है, जहाँ हिंदू सामर्थ्यवान है। अडवाणी जी हिंदू समाज की सेवा करने नहीं, अपनी सेवा करने भारत आए हैं, अपनी सेवा करने। कि आडवाणी जी के बारे में उन्होंने पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र किया तो पार्टीशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी भारत आए थे ना, उनका परिवार भी आया था ना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वर्गीय इंदर गुजराल का परिवार भी आया था। बीजेपी सोनिया गांधी से बयान पर सफाई मांग रही है, लेकिन शकील अहमद अपने बयान पर पूरी तरह कायम है। शकील ने बेबाकी से कहा कि सीकर से पहले जयपुर में भी वो इस तरह के बयान दे चुके हैं और उनके ये बयान जयपुर के अखबारों की सुर्खियां भी बन चुके हैं। मतलब ये साफ है कि शकील अहमद फिलहाल अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाले हैं। नहीं, ये तो सच्चाई बयान कोई, मैंने अपने स्पीचेस में कहा है और मैंने कल भी कहा है, इसके पहले मैंने जयपुर में कहा है, एक साल पहले जयपुर के तमाम अखबारों ने उसको लगभग काफी अखबारों ने बॉक्स में छापा था। 1-1.5 साल पहले सारे लोग मौजूद थे। उसके पहले मैं बिहार में बोलता रहा हूं, यहां आने पर भी ये सच्चाई है ना कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अन्याय होता है और आडवाणी जी वहां से यहां सेवा करना है, वहां सेवा करते तो ज्यादा बेहतर था। ये इस पर मैं कायम हूँ। शकील ने कहा कि आडवाणी पाकिस्तान छोड़कर विभाजन के वक्त हिंदुस्तान इसलिए आए क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उन्हें अगर हिंदुओं की चिंता थी तो पाकिस्तान में ही रहकर क्यों नहीं हिंदुओं की खराब स्थिति को लेकर आवाज उठाई। चलिए आपको बताते हैं कि आडवाणी पाकिस्तान में कब थे, कब तक थे और वो कब हिंदुस्तान आए। लौह पुरुष बीजेपी से जुड़े किसी शख्स के सामने अगर ये नाम लिया जाए तो उसे समझने में कतई देर नहीं लगेगी कि जिक्र किसी और का नहीं बल्कि पार्टी के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी नेता लालकृष्ण आडवाणी का हो रहा है। पाकिस्तान से आडवाणी के जिस नाते का जिक्र सियासी गलियों में छाया हुआ है, वो नाता दरअसल विभाजन से पहले का है।
आडवाणी जब पैदा हुए थे तो पाकिस्तान नाम का मुल्क ही नहीं था। आडवाणी का जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को कराची शहर में, जो आज पाकिस्तान का अहम हिस्सा है। कराची से आडवाणी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो कराची के ही सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से पढ़े। स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने सिंध प्रांत के डीजी नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। इसी दौरान विभाजन हुआ तो आडवाणी का परिवार भारत चला आया, लेकिन आडवाणी का राजनीतिक सफर कराची से ही शुरू हो गया था, जब पहली बार 1947 में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सचिव नियुक्त किया गया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी सदस्य के तौर पर इससे जुड़ गए। जनसंघ में कई पदों पर काम करने के बाद 1975 में उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष पद मिला। इस बात को समझे कि हमसे अपेक्षा जनता की कितनी बड़ी है। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जब सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर तत्कालीन सरकार का विरोध करने का ऐलान किया तो सरकार विरोधी मुख्य दलों का विलय कर जनता पार्टी का गठन हुआ। आडवाणी और उनके मुख्य सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जनता पार्टी की कामयाबी के बाद मोरारजी भाई देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। देसाई की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसा अहम दायित्व सौंपा गया, लेकिन 1980 में जनसंघ में मतभेद पैदा हो गए और नया दल अस्तित्व में आया, भारतीय जनता पार्टी। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। आडवाणी ने अपने आक्रामक तेवरों से पार्टी को हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया। 1989 में आडवाणी की ही अध्यक्षता में बीजेपी ने राम जन्मभूमि को बचाने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की, जो खूब सुर्खियों में रही और उस दौरान दंगे भड़कने पर विवादों के घेरे में भी रहे। इंद्र कुमार गुजराल और देवेगौड़ा की सरकार जाने के बाद एनडीए को सत्ता में आने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में प्रधानमंत्री बने और लालकृष्ण आडवाणी को पहले गृह मंत्री बनाया गया, बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। 2006 में एक इंटरव्यू के दौरान आडवाणी ने खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त करार दिया था, जो खूब सुर्खियां बना था। पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। पाकिस्तान यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व वाला राजनीतिज्ञ कहा था। उनके इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। लालकृष्ण आडवाणी को तीखी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं। लेकिन विवादों में रहने और विरोधियों के निशाने पर होने के बावजूद पार्टी में आडवाणी का कद कम नहीं हुआ है। वो अब नेता विपक्ष नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका होती है। हाल ही में नितिन गडकरी के अध्यक्ष पद पर रहने के मुद्दे पर पूरी पार्टी एक तरफ थी और आडवाणी दूसरी तरफ, और नतीजा ये हुआ था कि गडकरी के कमान छोड़ने के बाद राजनाथ को दोबारा अध्यक्ष पद मिला। आडवाणी के पूरे राजनीतिक करियर की जब भी बात होती है तो एक बात जरूर उठती है, वो है आडवाणी के प्रधानमंत्री न बन पाने की टीस। टीस कुछ ऐसी कि आडवाणी को पीएम इन वेटिंग तक कहा जाने लगा। अगले साल आम चुनाव है, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवारी के लिए मोदी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर मोदी के नाम पर मुहर लग गई तो आडवाणी की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। पार्टी जो है वो उन्होंने तो जीवन भर मुझे इतना दिया है कि कोई मुझे कहता है कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, मैंने कहा प्रधानमंत्री कोई ज्यादा थोड़ी है, जो कुछ मुझे मिला है अपनी पार्टी से और देश से, वो ज्यादा नहीं है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। कुछ महीने पहले खूब चर्चा हुई थी मनमोहन सिंह के इस अंदाज की। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमूमन कम ही बोलते हैं, ये उनका अपना स्वभाव है, लेकिन इसे यूपीए सरकार के फैसलों से जोड़कर विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बना दिया था और अब नए बखेड़े में मनमोहन का नाम भी शामिल हो गया है। हम सोनिया गांधी जी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह से जानना चाहेंगे, क्योंकि शकील अहमद खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो क्या यह कांग्रेस की अधिकृत लाइन है? हम ये भी जानना चाहेंगे कि आडवाणी जी के बारे में उन्होंने पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र किया, तो पार्टीशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी भारत आए थे ना,
उनका परिवार भी आया था ना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वर्गीय इंदर गुजराल का परिवार भी आया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाता भी पाकिस्तान से रहा है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के छोटे से गांव गाह में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से हुई। उनके स्कूल के दोस्त गुलाम मोहम्मद खान ने उनके बारे में बताते हुए कहा था, वो हमारे क्लास मॉनिटर थे। वो इतने तेज थे कि हमारे शिक्षक अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई विषय नहीं समझ में आ रहा तो मनमोहन से पूछ लिया करो। 1947 में बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। मनमोहन का परिवार कई खट्टी मीठी यादों के साथ भारत चला आया। मनमोहन का रिश्ता जुड़ा पंजाब के अमृतसर से। जल्द ही मनमोहन पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गए। 1948 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स और इकोनॉमिक्स में एमए किया। पीएचडी की डिग्री के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीफिल किया। मनमोहन के लिए नई राह खुली जब 1987 और 1990 के बीच जेनेवा में उन्होंने साउथ कमीशन के महासचिव के रूप में काम किया। 1971 में मनमोहन भारत सरकार में आए। उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1972 में वो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। मनमोहन सिंह ने कई अहम पद संभाले। वित्त मंत्रालय में सचिव रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। मनमोहन के राजनीतिक करियर में नया अध्याय जुड़ा जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 से 1996 तक उन्होंने वित्त मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी संभाली और आर्थिक नीतियों से जुड़े बड़े फैसले लिए। एक अर्थशास्त्री के तौर पर मनमोहन सिंह को हमेशा तारीफ मिली, लेकिन मनमोहन के लिए चुनौतियों का दौर तब शुरू हुआ जब 2004 में यूपीए ने देश की बागडोर संभाली और उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया। 2009 में यूपीए की सत्ता बरकरार रही और मनमोहन का पीएम पद भी। लेकिन यहीं से उनके लिए कांटों भरा सफर शुरू हो गया। यूपीए के फैसलों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मनमोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश से विदेश तक कमजोर पीएम के तौर पर उनकी आलोचना होती रही सही कसर यूपीए सरकार के दौरान बड़ी महंगाई के मुद्दे और 2G जैसे बड़े घोटालों के खुलासों ने पूरी कर दी। मैंने पंडित नेहरू के समय से लेकर के आज तक के सभी प्रधानमंत्री देखे, लेकिन मुझे आज के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दया आती है, गुस्सा नहीं आता, दया आती है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखा। The opposition should wait for 2.5 years. The opposition feels they have got hold of some weak points of our government, and therefore by focusing attention on that, they can force an early election. It is not going to happen. This government has a mandate for 5 years. It will stay its course, and that we will do things in which, when you look back, might well surprise the country. 2012 के आखिर में कुछ कड़े फैसले लेकर मनमोहन सिंह ने अपने आलोचकों को तगड़ा जवाब देने की कोशिश की। एफडीआई को तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने मंजूरी दिलाई, लेकिन मनमोहन सिंह पर हमले कम होने की जगह बढ़ते रहे। आडवाणी जी के बारे में उन्होंने पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र किया, तो पार्टीशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी भारत आए थे ना, उनका परिवार भी आया था ना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वर्गीय इंदर गुजराल का परिवार भी आया था। बीजेपी ने अपने बयान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का भी नाम लिया है। 30 नवंबर 2012 को इंद्र कुमार गुजराल का निधन हो गया। इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के झेलम में हुआ था। लाहौर की गलियों में पले बढ़े गुजराल ने लाहौर में ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। गुजराल को विभाजन का दर्द लेकर भारत आना पड़ा। बेहद पढ़े लिखे, सभ्य और शालीन गुजराल के राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली की नगर निगम कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने से हुई थी। 1964 में गुजराल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए।
इंदिरा गांधी की सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। गुजराल लंबे अरसे तक मॉस्को में भारत के राजदूत भी रहे। 80 के दशक के मध्य में गुजराल जनता दल में शामिल हो गए थे। 1996 में बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के समर्थन से पहले एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री रहते हुए गुजराल ने सर्वमान्य नेता के तौर पर पहचान बनाई। इतनी कि देवेगौड़ा की सरकार गिरने पर 16 पार्टियों वाले संयुक्त मोर्चे की अगुवाई के लिए इंद्र कुमार गुजराल ही सबसे सही आदमी लगे और इस तरह वो देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार रखने वाले एक स्वतंत्र चिंतक भी थे। गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने का एक नया सिद्धांत दिया, जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन यानी गुजराल सिद्धांत कहा गया।